अस्सलामुअलैकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ठंडी हवा तो नहीं आ रही यहाँ से? ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं और साथ साथ बारिश के कतरे भी आ रहे हैं। बारिश हो रही है और जमकर बारिश हुई है। इस्लामाबाद में तो सुबह ऐसा मौसम था कि एकदम से तेज़ हवा चली और बहुत तेज़ बारिश हुई और इससे मौसम बिल्कुल बदल गया। वरना कल शाम के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और उसकी वजह से ज़्यादा सताए हुए थे और ऐसे में आज सुबह मौसम ने बिल्कुल मंजर बदल दिया। अच्छा, वैसे 3-4 रोज की अगर बात की जाए तो उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद मौसम थोड़ा बेहतर था। हाँ, लेकिन कल शाम को गर्मी थी, अदरवाइज बाकी बेहतर हब्स थी, ह्यूमिडिटी थी, लेकिन रातें जो हैं वो बर्दाश्त के काबिल हो चुकी हैं अब। लेकिन आज जनाब सुबह जब उठे तो बड़ा मजे का मौसम था, लेकिन अब मैं एक्चुअली बारिश इतनी तेज बारिश जीरो विजिबिलिटी थी ड्राइव करते हुए। एग्जैक्टली, तो अचानक से काले बादल आए और एकदम बारिश शुरू हुई और ऐसी बारिश हुई है कि लोग कहते हैं ड्राइव करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अच्छा ठीक है, मौसम भी हम एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इंतजामिया इस मरतबा पे प्रिपेयर नहीं थी कि इतनी तेज बारिश हो सकती है। क्या करती इंतजामिया? नदी नालों को आपको साफ करना चाहिए ना, सो दैट जब इस तरह की बारिश हो जाए, बेशक ज़्यादा मिकदार में हुई है बट थोड़ी देर के लिए हुई है, तो कम से कम गलियों में पानी उस तरह से ना जमा हो जाए। हाँ, लेकिन आई थिंक समीन वो इतनी तेज़ बारिश थी कि वो फौरी तौर पर तो जो भी अंडर पासेस थे या नशेबी इलाके थे वहाँ पानी जमा होते नजर भी, बट यू आर राइट, ज़्यादा काम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन रावलपिंडी की जो खबरें कुछ फुटेजेस सामने आ रहे हैं ना कि गलियों में पानी दाखिल हो गया और बड़ा तेज़ पानी आ रहा है वहाँ पे अगर देखा जाए, सो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज़ जब निकासी का निज़ाम उस तरह अच्छा ना हो तो फिर ऐसे ही होता है कि सड़कों से पानी आ रहा हो। हाँ, ये वाली चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम जनाब आज मौसम एंजॉय करें, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन मौसम जो खुशगवार हुआ है और गर्मी का जोर जो टूट चुका है इस वक्त, उसकी बड़ी खुशी है हम सबको। अच्छा, सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में बारिश नहीं, और कहाँ पे बारिश हुई है? अच्छा, रावलपिंडी के अलावा जरा आसपास जितने शहर हैं हम वहाँ से खबरें आ रही हैं, सवाबी में भी हुई है, हरीपुर में भी हुई है, पेशावर में भी हुई है, वहाँ पे मौसम खुशगवार हो गया है। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हुई भी है और मज़ीद बारिशें भी होनी है। कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई है, तो वहाँ से खबरें तो आ रही, लेकिन एट द सेम टाइम कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम बारिश की बात करें, मौसम की बात करें, ठीक है वो एंजॉय करना अपनी जगह, इट्स फेस्टिविटी एग्री, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर पासेस में हम देखते हैं वहाँ या जहाँ भी ओवरहेड हो कि बाइक्स वाले वहीं पर रुक जाते हैं कुछ देर, कुछ जाहिर है बारिश में ड्राइव नहीं कर पाते। जो अंडर पास है वहाँ का मसला है कि वहाँ बाइक वाले अगर रुके हुए भी हैं तो आप जिस तरह आप पारा अंडर पास पानी से भर गया अभी कुछ देर पहले, तो इसी तरह अंडर पासेस का ये इशू है कि वहाँ पर फिर पानी कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ आप गाड़ी जब पार्क करें या बाइक पार्क करें कहीं पर भी एहतियात के साथ करें जहाँ पर दरख्त ना हो, क्योंकि दरख्त अक्सर हम देखते हैं कि कोई टहनी टूट जाती है, दरख्त उखड़ जाते हैं तो वो फिर नुकसान हो जाता है। और बिजली की तारों से आपने दूर रहना होता है। एग्जैक्टली, खुद भी दूर रहे और बच्चों को भी बहुत एहतियात, बच्चों को उनको छत पे जाते हैं, वो टेरेस पे जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो बहुत एहतियात करने की जरूरत है। आइस्को ने ये इंतबा जारी भी किया है कि बिजली की तारों से दूर रहें। अच्छा, बिजली की तारों से दूर भी रहें और साथ ही साथ इस वक्त हम ये देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स ऐसे F10, G10 और कुछ और इलाके ऐसे जहाँ से मुताल्लिक़ खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर बिजली की निज़ामी मुअत्तल हो चुकी है, तो ज़ाहिर है ये खबरें साथ साथ आ रही हैं। अच्छा, कराची में सबीन कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कराची में कल हसन स्क्वायर पे स्पेशली मैंने चूँकि देखा, वहाँ की फुटेजेस देखी कि बिल्कुल जैसे नदी नाले का मंजर पेश कर रही हों सड़कें, वो वाला हाल था। इसी तरह बहुत सारे इलाके कराची में जहाँ पर पानी खड़ा था, क्योंकि कराची से मुताल्लिक़ हमें कह दिया गया है कि 30 से 35 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो बर्दाश्त हो जाएगी, इससे 1 मिलीमीटर बारिश ऊपर हुई तो पानी खड़ा होगा। ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है, तो इसलिए अब हम कुछ कह नहीं सकते। जो अपना ख्याल खुद रखें कि 30-35 मिलीमीटर से बारिश ऊपर होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है, दुबई में भी बारिश का हाल, तो दुबई की बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। एनीहाउ, चलें, आज भी जाहिर है जिस तरह कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में जिस तरह आपने भी बताया कि आज भी हल्की बारिश की पेशन गोई है। सो अब ख्याल अपना खुद रखें, मौसम जरूर एंजॉय करें, पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, जो हम प्लान क्या है? हम गर्मियों में नहीं खा सकते थे। आई थिंक मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मजाक करी मैं, और डाइट कॉन्शियस आई थिंक। हाँ, समोसे हो जाए तो क्या ही बात हो। पकोड़ों की मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मुझे समोसे पसंद है। अच्छा, मुझे बारिश में पकोड़े पसंद है।
तो मैं ज़रा समोसे की वजह पकौड़े को प्रेफर करूँ। पकौड़ों को प्रेफर करेंगे, सही। ठीक है जी। अच्छा, चलें। कराची वाले आज क्या करेंगे, इस पर बात करते हैं कि वहाँ का मौसम उनके मुतालिक क्या बता रहा है। साजिद अवान हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद, एक तो मौसम से मुतालिक बताएं कि आज सुबह कैसी है कराची की, और कल कराची के कौन कौन से इलाके थे जो ज़्यादा मुतासर हुए बारिश के बाद। चूँकि हमने हसन स्क्वायर की फुटेज देखी, कुछ और इलाकों की भी फुटेज देखी कि जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा था। आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बाकी शहरों की बात भी करें सबीन, तो मैं एक दफ़ा फिर नाज़रीन से कहूँगा कि चूंकि छुट्टियां हैं, लोग ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ का, गिलगित बल्तिस्तान का, केपी में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ का, तो प्लीज़ आपने एहतियात से जाना है चूँकि लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। कमिंग बैक टू कराची, थिंक कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ पर कल का दिन कैसा रहा, कहाँ पर ज़्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ। साजिद बताइएगा कराची का कल कैसा था और कराची की आज सुबह कैसी है। जी देखिए, कराची की आज जो सुबह है वो गुज़िश्ता सुबह की तरह ही है। कड़क धूप है इस वक्त और गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हब्स का जो है वो माहौल है इस वक्त। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, लेकिन अचानक शाम को जो है वो काली घटाएं जो है वो शहर पर छाई हैं और उसके बाद बारिश बरसी है, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ जारी रहा है। और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मामूली बारिश हुई है, कुछ वक्त की बारिश हुई, उसके बाद हमने देखा है कई शहर की आम सड़कें जो है वो सैलाब के मनाजिर पेश कर रही थी। साजिद, कल कितनी बारिश हुई थी कराची में? मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कितने मिलीमीटर बारिश हुई कल कराची में? देखिए, कल अगर मजमूई तौर पर अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो बहुत कम थी उसकी मिकदार। ताहम कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरीके से यहाँ पर हाईवे के एरिया हैं, बैरिया टाउन है और अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर कई काफ़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है कहीं कम तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हुई है। अच्छा। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये जुबली को कनेक्ट करता है, रेंचो लाइन की सड़क है। गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पर सीवरेज का किसी किस्म का काम नहीं हुआ और सीवरेज का पानी इलाके में भी मौजूद रहता है। और कल जो होने वाली बारिश है उसके बाद सूरत हाल मज़ीद बदतर हो चुकी है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये 2 तरफा ट्रैक है जहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां रहना ही चाहिए, लेकिन एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है और उसकी वजह यह है कि जो इदारों की नाअहली है वो सामने नज़र आ रही है। कचरा जो है वो इस वक्त बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है सड़क पर। इसके साथ साथ सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उसका पानी भी इस वक्त इस सड़क पर मौजूद है और शदीद ताफुन इस पूरे इलाके में जो है वो फैल रहा है। नहीं साजिद, ये ना करें। हाल जो है वो बहुत बदतरीन है। ये ना करें। मेयर कराची आज हो सकते हैं, चूंकि वो कहते हैं कि हम कराची को नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रा इसको एलेबरेट भी कर दें कि ये जो निशानदही आप करें इसका क्या मकसद है। चूँकि ज़ाहिर है पूरा कराची ऐसा नहीं है और अगर हम निशानदही करें तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पर काम नहीं हुआ तो काम हो जाए। कोई नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं हो रहा किसी शहर का। जी देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इश्यूज हैं उसे ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। यहाँ के जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, यहाँ पर लाखों की आबादी है जो वोट देते हैं और वोट देने का मकसद ये होता है कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। तो गुज़िश्ता 40 साल से जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो सीवरेज का निज़ाम इस इलाके में बेहतर नहीं बना सकी हैं। मेयर साहब को वो उनकी बात ठीक है कि पूरे कराची को एक बार तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन इलाकों की निशानदही हम बार बार करते हैं और उन इलाकों में मेजर्स इशू हैं, ताफुन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उनका जो है सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए। और मेयर कराची से हमारी यही दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इस पर भी नज़रसानी की जाए। 40 साल से ये पूरा इलाका मुतासर है। ठीक है, जाहिर है जिन इलाकों की निशानदेही कर दी गई है उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। शायद ऐसे में ये भी बताएगा क्योंकि हल्की बारिश के 2 कतरे पड़ जाते हैं तो उसके बाद बिजली का निज़ाम भी दरम भरम हो जाता है। तो क्या कल जो बारिश हुई उस पर क्या बिजली का निज़ाम दरम भरम हुआ? और क्योंकि आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है तो फिर लोग क्या एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, कराची में अगर बरसात होती है तो उसे इंजॉय नहीं किया जाता। यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक तो सीवरेज निज़ाम से, सड़कों की टूट फूट से और बरसाती पानी खड़े होने से जहाँ पर परेशान है, वहीं पर बिजली जो है वो अहम मसला है कि बिजली जो है 2 कतरे अगर बारिश के गिरते हैं तो बंद कर दी जाती है। और ये बताया जाता है कि इलाका मकीनों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो है ये बिजली को बंद किया गया है।
लेकिन इस हब्स में और गर्मी में जो है वो इलाका मकीन सख्त परेशान होते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल। कल भी फीडर्स बंद हो चुके थे। कुछ देर के लिए बारिश हुई और उसके बाद जो है तमाम बिजली बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ना मौसम को एंजॉय किया जा सका और ना ही घर में और कराची में बारिश होती बहुत कम है, तो रियली होप कि हमारी जो इंतजामिया है वो ऐसे इंतजामात कर दे कि कराची के लोग भी बारिश को उसी तरह एंजॉय कर सके जैसे कि बाकी शहरों अपने चैलेंजेस होते हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम टाइम इंतजामिया किसी भी शहर की हो उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा। मैसेज बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। अब ज़रा इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं, और इस्लामाबाद में भी जिस तरह खबरें भी आती कि कई जगहों पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, बट एट द सेम टाइम लोग मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ सबा वजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस वक्त वो कहाँ पर हैं। जी सबा, आप इस वक्त किस जगह पर हैं और सड़कों के क्या हालात है? मौसम आप भी एंजॉय कर रही हैं? जी मैं मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और मैं G6 के मकाम पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो देखते ही देखते शुरू हुआ। ज़िक्र आपने किया कि बारिश के बाद पानी जमा हुआ है, तो इस्लामाबाद में कहीं पर भी कोई पानी जमा नहीं हुआ। जब तेज़ बारिश होती है तो थोड़ा बहुत सड़कों पर पानी होता है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वैसे ही सड़कों से पानी एकदम से गायब हो जाता है। इस्लामाबाद के हसीन मौसम का जिक्र करें तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। सुबह जो है वो 37 डिग्री तक पहुंचा हुआ था और लग रहा था कि आज भी हब्स और गर्मी है, लेकिन देखते ही देखते काले बादलों ने इस्लामाबाद को अपने लपेट में ले लिया और बहुत तेज़ बारिश जो है वो हुई है, जिसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। और इस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी हल्की हल्की बूंदें जो है वो गिर रही हैं। मौसम सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आपको मैं खुशखबरी सुना दूँ कि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का एक नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके बाद बारिशें जो हैं वो रहेंगी और आइंदा चंद रोज़ तक बारिशें तो रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ मानसून का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। और इस वक्त मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो और भी ज़्यादा हसीन हो गई हैं। कल रात से ज़रा सा हब्स था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, लेकिन इस वक्त जो है बहुत तेज़ हवा जो है चल रही है। ठंडी हवाओं ने इस्लामाबाद और इस वक्त मौसम बिल्कुल बदल चुका है। बहुत शुक्रिया सबा। अच्छा, वैसे गर्मी की कोई हमें बता रही होती है, आगाह कर रही होती है, तो ये स्माइल और ये हंसी उनके चेहरे पे नहीं होती, लेकिन आज जितनी खुशी खुशी वो बता रही है कि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप सब भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे निपट लेते होते हैं, बट एट द सेम टाइम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ऐसे साइंसदान भी ये कहते हैं। अच्छा, जो हंसना होता है ना, यानी खुलकर हंसना, कहकहा लगाना, ये आपकी सेहत का ज़ामिन होता है। यानी जो भी हालात हों, हर किस्म के हालात में अपना मूड खुशगवार आपको रखना चाहिए। नहीं, खैर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हाँ, हर वक्त खुशगवार आप नहीं भी रख सकते, लेकिन एट लार्जर पिक्चर अगर आप देखें उसको, तो आपको थोड़ा सा अपने मूड को रखना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स हालात बहुत टफ होते हैं आपके आसपास। अगर आपका मूड आप नहीं चेंज कर सकते तो फिर आप ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि उन हालात को थोड़ी देर के लिए अपने आप से डिस्कनेक्ट करें और मूड को बेहतर करें, चूंकि आपने बहरहाल जीना है, आपने बहरहाल आगे बढ़ना है। ये रूल होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए। अगर आप पूरा दिन आप बेशक किसी स्ट्रेस में रहे, काम का मसला है, कोई भी मसला है, लेकिन कोई एक टाइम ऐसा होना चाहिए स्पेसिफिक, रूल होना चाहिए सबके लिए, सब हंसेंगे थोड़ा वक्त निकाल कर पूरा दिन। आपको इसके लिए जापान जाना पड़ेगा। कि जापान में ये कानून नाफिज हो जापान का खित्ता है यामागाता, हाँ। और यहाँ पे इस अनोखे कानून का नफाज हो चुका है। इस कानून के तहत ये है कि दिन भर में कम से कम एक बार लोगों के लिए हंसना लाजमी करार दिया गया है, ताकि जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। और इसके अलावा जो कारोबारी इदारे हैं उनको हिदायत दी गई हैं कि ऐसा माहौल तश्कील दें कि जिसमें हंसी की गूंज सुनाई दे। तो डिसाइड ये किया सबीन, 8th डे ऑफ एवरी मंथ, उसमें हंसी के लिए मुख्तस किया गया है। और इस कानून का नफाज यामागाता यूनिवर्सिटी की तहकीक को मद्देनजर रखकर किया गया है, जिसमें कहा गया था कि हंसी से सेहत बेहतर होती है, जबकि जो एवरेज एज है उसमें इजाफा होता है। और इस यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये बताया गया है कि जो अफराद कम हंसते हैं उनमें अमराज क़ल्ब या किसी भी वजह से मौत का खतरा नुमायां हद तक बढ़ जाता है। ये किस चीज़ का निशानदेही करता है? ये देखें, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसका किस तरह से फिजिकल हेल्थ पे असर होता है। आप मेंटली ठीक नहीं है तो हर बंदा, आप मेंटली ठीक नहीं है, आप कहेंगे अच्छा मुझे और कुछ भी नहीं है, बस मैं परेशान हूँ, आपके चेहरे पे आ जाएगा, आपका चेहरा उतरा हुआ होगा। कुछ लोग वेट गेन करना शुरू करते हैं, कुछ लोग वेट लूज करना शुरू कर रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, आपके शुगर के इश्यूज होते हैं। तो
तो इस तरह से अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हैं तो आप जो है आप फिजिकली भी बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। सारा कुछ हमने खुद करना है, कुछ गवर्नमेंट ने भी करना है इसके लिए। कुछ हालात ऐसे पैदा करने हैं कि हम हंस लें। क्या कर कुछ किया है? नहीं, क्या करना कोशिश तो की है गवर्नमेंट ने। अच्छा, जैसे कि ज़रा एक बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि महंगाई के सताए आवाम, स्पेशली जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अच्छा। तो उसमें लोग कह रहे थे कि जो आवाम से वादे किए थे, स्पेशली अभी तकरीर में, इलेक्शन कैंपेन्स में, कि 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। तो अभी फ्री तो नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 3 माह के आर्जी रिलीफ का ऐलान किया। ऐसा इसके अलावा चूंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया है कि सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, उसका एक पूरा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि जो बहुत गरीब घराने हैं उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको लार्जर स्केल पे लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे हम सब बात कर रहे थे ना, मुस्कुराना या हंसना, चूंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आसपास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो क्या वाकई आप मुस्कुरा सकते हैं, वाकई आप हंस सकते हैं? जो कि हमने कल भी जिक्र किया था कि जो सर्वे हुआ कि 90% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तो उस पर सवाल होता है कि फिर हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, ऐसा माहौल क्यों है? इस वक्त PMLN की रहनुमा उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में। उज़मा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। ज़बरदस्त। मैं आपका अभी सुन रही थी प्रोग्राम। बिल्कुल हंसना लाजिम है और आपकी मेंटल वेलबींग आपकी जुड़ी हुई है फिजिकल वेलबींग के साथ। अब उज़मा साहबा, जो हालात हैं, कतई नज़र के आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़, लेकिन जनरली आप मुझे बताएं एज अ ह्यूमन कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, ये वाकई डिस्टर्ब नहीं करते हम सबको? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, वो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, और जनरली जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं, सब बहुत डाउन फील करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा है? सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी गुनाह है। कोई बात नहीं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन लाइफ का नाम चैलेंजेस ही है। आप किस तरीके से उन चैलेंजेस से नब्ज़ आजमा होते हैं, उनसे डील करते हैं, वो आपका टेस्ट है। और उसी में आपकी कुव्वत का पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितना आप में सलाहियत है मुश्किल वक्त में आप किस तरह डील कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात आपने की है। ये है, अभी आपने कहा कि अभी आपने, मैं सुन रही थी, अभी आपने कहा कि 90% लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया घूमी हुई हूँ, वो 90% अव्वल तो है नहीं, और जो भी बाहर जाना चाहता है उनको मैं ये प्लीज बता दूं कि बाहर जिंदगी आसान नहीं है। बाहर जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये बात दुरुस्त है। जब बाहर जाते हैं, मैं जाती हूँ और वापस आती हूँ तो मुझे अपने मुल्क की कदर होती है। ये बात बहुत दुरुस्त है। केला जो है वो 300 रुपए का केला लेना पड़ता है और खाना पड़ता है, तो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है जहाँ 150 रुपए के दर्जन केले हमें मिल जाते हैं। वो मेरा ख्याल है उज़मा साहिबा, वो एक डिफरेंस ये भी आ रहा होता है ना कि जाहिर है आप अगर जाती हैं तो आप घूमने की गर्ज से जाती हैं, वेकेशंस की गर्ज से जाती हैं, तो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके जा रही होती हैं और जाहिर है आपको पता है कि आपने वापस आना होता है। अब यहाँ से जिन लोगों की हम बात करें, वो जो जाने का सोच रहे होते हैं, वो अपनों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये दो अलग पर्सपेक्टिव हैं और यही शायद एक गैप है आम आवाम में और हमारे हुक्मरानों में कि वो जो सोच का गैप है उसको हम कभी फिल नहीं कर पाते। वो तो बल्कि और मुश्किल है। ये लॉन्चेस में जो रोज बच्चे अपनी जान खोते हैं, वो क्या आपको ना, जो अनसेफ इमिग्रेशन करके जाते हैं, बाहर एक कमरे में 20-20 वहां पे लोग बैठे होते हैं, खास तौर पे एमिरेट्स में। क्या जिंदगी है, मुझे आप ये बता दें। कोई आसान काम है? मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। अपने मुल्क को हम अगर संवार लें तो हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है। ये संवारना ज़ाहिर है हम सब ने मिलकर है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। उसमें सब वैसे आपका बिजली का बिल कितना आया है? मैं हैसल कौम हमने मिल जी बिजली का बिल कितना आया उसमें? अब देखें, ये जो बिजली है, ये जो बिजली का जो बिल है, देखें बात सारी ये है, कौन सियासी पार्टी चाहती है या कौन हुकूमत चाहती है कि अपना वोट बैंक डिस्टर्ब करे। ये हमने बिजली IPP से हम खरीदते हैं, हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस के पैसे नहीं होते, सर्कुलर डेट हमारा आसमान पे पहुंचा होता है, IMF पे हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। पहली शर्त IMF की आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और वो क्या है? सब्सिडी खत्म कर दें। आप वो कहते हैं कि जी बिजली जिस कीमत पे आप पैदा कर रहे हैं उसी कीमत पे आप आवाम को दें, लेकिन हुकूमत सब्सिडाइज करके दे रही है।
जब वो सब्सिडी हटाते हैं तो बिजली महंगी हो जाती है। अभी भी जो देखें, जो इतना जाहिर है लोग बड़ी तकलीफ में, जब बिजली के बिल बढ़े तो लोग चीख पड़े। सबसे पहले उसका जो एहसास और इदराक किया पंजाब सीएम। मेरा सवाल सिर्फ ये था उस्मा साहिबा, आपका बिल कितना आया? देखें, मेरे घर में सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल की वजह से जो मेरा बिल तकरीबन आता था 30-40 हज़ार, अब वो कम से कम आधे से कम हो गया। उस्मा साहिबा, आपका तो ज़्यादा घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग इस इंतज़ार में, इस उम्मीद में हैं कि हुकूमत उनको रिलीफ देगी। तो ये सोलर पैनल्स मिलना शुरू होंगे, जिसमें कहा गया कि जो बहुत गरीब घराने हैं उनमें सबसे पहले तकसीम किए जाएंगे। क्या प्लान है इसका गवर्नमेंट के पास? कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? जी, एक तो बिलावल साहब ने जब ये मेरे ख्याल में मुफ्त का कहा था तो शायद वो अपने ख़जानों में से देना चाह रहे होंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने हैं और हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन ये जो सोलर पैनल वाली बात है, ये एक बहुत, देखिए पूरी दुनिया जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है। मैं टर्की में गई थी, वहाँ हर दूसरे घर में सोलर पैनल छोटा सा लगा हुआ है। असल जो सोलर पैनल है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा होती है, बाद में बिल्कुल नेट मीटरिंग के ज़रिए बल्कि उल्टा आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये मरियम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जो 200 यूनिट से कम के लोग हैं उनको फ्री देंगे हम, और जो 200 से 500 के दरमियान हैं उनको हुकूमत बिला सूद कर्जा देगी। 10% वो खुद डालेंगे और बाकी हुकूमत कर्जा देगी और वो लगाएंगे। ये बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जो शुरू की जो एक लमसम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वही मुश्किल होती है, और वो अगर आप कर लें एक दफ़ा, जो हुकूमत के मदद से इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर आगे 2-4 महीने में तो आपका वैसे ही वो कवर हो जाता है एक्सपेंस। और अभी जो देखें 15 मिलियन के करीब 200 यूनिट से कम के सार्फिन हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी कम किया है, उसमें आपको पता है कम नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि जी बढ़ाएंगे नहीं। उसमें भी 50 अरब तरक्याती फंड से निकाल के जो ये सब्सिडी है जो कि लोगों को दी जाएगी, ये हमको इसका इदराक होना चाहिए। अब नहीं उस्मा साहिबा, लेकिन जो आपने गुफ्तगू के आगाज में ये जो आप रिसोर्सेज की बात कर रही हैं, जो कि आपने खुद कहा कि शायद बिलावल साहब ने जब ये बात की तो अपने खजाने से देना चाह रहे होंगे, लेकिन ये बात तो सिर्फ बिलावल साहब ने नहीं की, ये तो मरियम नवाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन में भी की थी, ये तो दीगर जमातों ने भी की थी। तो जिस पर ये उस्मा साहिबा ने कहा था, अज़मा बुखारी साहबा ने, कि इलेक्शन में जो वादा किया गया था ये 200 यूनिट फ्री बिजली वाला, ये IMF की शर्त से, IMF के साथ मशरूत है इसको। तो अभी जो आप बात कर रही हैं सोलर पैनल्स देना, तो यानी ये एक डिफरेंट प्लान है, इसका IMF से कोई लेना देना नहीं है? सोलर पैनल्स जो हैं ये भी एक हुकूमत ने जाहिर है अपने तरक्याती ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के बाद ज़्यादा सूबों के पास फंड्स चले जाते हैं, वफाक के पास तो कोई ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो ये सूबों के ने अब अपने फंड्स निकाल के सोलर पैनल्स जो है वो 200 यूनिट से कम के सार्फिन को देने हैं। बिल्कुल बर्डन पड़ेगा हुकूमत पे, लेकिन अभी तक देखें कि सवाए पंजाब के किसी और सूबे ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अनाउंसमेंट तो है, स्टार्ट कब होना है? नजर आ रहा है कोई? हाँ, एग्जैक्टली क्वेश्चन कोई नहीं कह रहा। उस्मा साहिबा, क्वेश्चन ये है कि कब ये जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा? इंशाल्लाह ताला देखें, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो गया है। आखिरी जो मीटिंग अभी तो अनाउंसमेंट तकरीबन 4-5 दिन पहले हुई है, क्योंकि उससे पहले तो ये था नहीं बीच में। बजट अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है, मैकेनिज्म इसका इवॉल्व कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जो फायदा है पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में ये आपको पता है कोई भी प्लान जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2-4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं ना। आपने अगर जल्दी में करना है तो फिर तो मामला खराब हो जाता है ना। नहीं, इलेक्शन से पहले ऐलान किया था ना, तो हमें लगा शायद प्लान के साथ आए होंगे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप प्लान बन जाएगा। नहीं देखिए, इलेक्शन वो देखें, आप दो चीजों को आप कंफ्यूज ना करें। जब सोलर पैनल दे रही है हुकूमत तो बिजली का बिल तो फ्री हो गया ना, तो यही तो ऐलान था। नहीं तो ये देने जा रहे हैं ना। आप देखें, कोई सड़क बननी होती है, कोई हॉस्पिटल बनना होता है,
कोई ठीक स्कूल है, बनना होता टाइम है, लगता है, उसमें agreed. टाइम लगता है। Agreed, और we really wish and hope कि ये अनाउंसमेंट Funds इटसेल्फ release बहुत होते अच्छी हैं। है तमाम उन लोगों के लिए जो बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे होते, जी। जहां पर हम लोड शेडिंग के और मसाइल ये बात भी सभी बहुत अच्छी है कि जो बिल्कुल, ऐलान पंजाब से हुआ, यही ऐलान बाकी सूबों से होना चाहिए, क्योंकि होना ज़ाहिर है पूरे चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्योंकि ये अगर एक सूबा कर सकता है तो बाकी सूबे भी कर सकते हैं। बिलावल साहब को चाहिए कि फौरन सिंध के बिलावल साहब को चाहिए फौरन सिंध के सूबे को अब ऐलान करना चाहिए। ज़ाहिर है इत्तेहादियाँ आप लोग कह भी सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट उस्मा साहिबा। अच्छा उस्मा साहिबा, एक और टॉपिक की तरफ आता हूँ, अगर आप मुझे उस पर एक कमेंट दे दें। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से नाराज़ी है या कोई अब सुलह हो गई है? थोड़ी सी खबरें ऐसी चली कि थोड़ी नाराज़ी हो गई थी इजलास में जब आप बैठी हुई थी मरियम नवाज़ साहिबा के पीछे, और ज़ाहिर टेलीविज़न पे खासी देर चलता रहा कि थोड़ी सी आप लोगों की कोई बहस तकरार हो गई थी नशिस्त पे। आप क्यों अपना इतना कीमती एयर टाइम जाया करते हैं नॉन इश्यूज पे? ये कोई बात है? इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मुझे आप ये बताएं। नहीं, अच्छा, मैं वो तो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा हूँ कि क्या राजी हो गई है आप, दोस्ती हो गई है? अगर हो गया तो आवाम जानना चाहती है, जाहिर है। तो कभी मेरी उनसे कभी कोई नाराजगी है नहीं। मैं उनकी बड़ी अच्छा। इज्जत करती हूँ, वो बड़ी एक हार्ड वर्किंग खातून है। बस मैं सिर्फ एक जुमला आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कह देती हूँ। देखिए, हमारा पंजाब असेंबली में कोई फिक्स सीटिंग नहीं है, फ्री सीटिंग होती है। सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए फिक्स सीटिंग है, बस। आगे इससे मैं कुछ नहीं और कहूंगी। ठीक है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया की पाबंदी से कोई मुताबिक जो कहीं भी खबरें बैठ आती सकता रही हैं, अग्रीड, थोड़ा सा बताएं कि आपकी ज़ाती राय क्या है जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद भी कहा कि अगर अदलिया इस मामले में कोई चीज़ लेकर आती है और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगती हैं, चूँकि एक्स से मुतालिक तो बात हुई सो हुई, लेकिन बाकी सोशल मीडिया से मुतालिक भी बात होती आई है। आपकी ज़ाती राय क्या है? ये जो एक तासुर बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया, ठीक है, रेगुलेट होना और बात होती है, ये जो पाबंदी का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है फिर लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों? क्योंकि बहुत से नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए अर्न कर रहे हैं, वो नॉट जस्ट यूट्यूब थिंग, डिजिटल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं इस पर, और वो यूज़ करते हैं टूल्स को और वो कमाते हैं, डॉलर्स लेकर आते हैं पाकिस्तान। अब ऐसे में जो पाबंदियों की खबर आती है, व्हाट डू यू थिंक, ये कितना एक नेगेटिव इमेज लेकर जाती है? देखिए, यही तो अलमिया है कि हम हर चीज़ जो है उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करके तो जो उसकी अफादियत है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। जो डिजिटल मीडिया है वो बिल्कुल पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लेके चलना चाहिए। हमने क्या किया, शुतर पे मुहार हो गए, हर एक की पगड़ी उछालना शुरू कर दी, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी इदारे की, ना किसी इदारे के सरबराह की। इतनी गालम गलोच, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज कहाँ आपने देखी है? खुदा के लिए, अगर मतलब हमने अपने ऊपर खुद ये पाबंदियां, हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि हम जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करते ही नहीं है। और बड़े अफसोस से जो लोग बेचारे कमा रहे हैं सही तरीके से, उनको भी सजा भुगतनी पड़ती है। ये अपने मोनेटाइजेशन के चक्कर में लोगों की जो है वो और इदारों की जो है जो ये घटिया। अच्छा, ऐसे में पाबंदी लगाना बंद करना उस चीज को, क्या यही हल है? हम एक्स की बात अगर कर लेते हैं, कितने अरसा हो गया अभी एक्स बंद है। आप हल बता दें कोई, जितना मैं अपनी मिसाल मैं बताती हूँ उस्मा साहिबा हो रही है। ठीक है उस्मा साहिबा, आप जिसको ट्रोलिंग का नाम दे रही हैं, हो सकता है कि लोग वो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो आपके सामने, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पर मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, जो लोग इसमें मुलविस हैं, उन ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि उन लोगों को, हाँ, उन लोगों को सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। मतलब आपने काम नहीं करना, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपने ओवरऑल जो सोशल मीडिया एप्स है उनको बंद कर देना है। नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और अब वो अकाउंट्स जहाँ से फहश और घटिया किस्म की कैंपेन्स चलाई जाती हैं सबके खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बाहर से हमारे दुश्मन जहाँ से हमें अटैक कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की है। नॉट जस्ट ब्लॉक उस्मा साहिबा, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कानून मौजूद है और उसका इतलाक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत अहम है, चूंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे इदारे हैं, एक्शन होगा। लेकिन आप मुझे देखें ना, आप मुझे ये देख, बात सारी ये है, पिछली हुकूमत में आपने देख ही लिया है कि 30,000 इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो टैक्स पेयर के पैसे से केपी हुकूमत ने किस काम के लिए रखे थे?
किस काम के लिए रखे थे और अब वो क्या कर रहे हैं? अब आप मुझे ये बता अभी दें। इन्फ्लुएंसर्स ये सारा वैसे जो एडवर्टाइजमेंट मामला भी है, कर रहे हैं और वो भी शायद किसी के जेब के पैसों से तो नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अगर हमने देखा है तो वो भी नहीं वो उनको टैक्स पेयर के पैसे से 30,000 रुपए मंथली मिल रहे थे और वो हर इदारे के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई है। जो देखे ना, बात सारी ये है कि आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे तो आपको भी तो दूसरों की इज्जत करनी है। जब आप दूसरों की इज्जत को हर वक्त उछालेंगे और आप पाकिस्तान को जाके हर फोरम पे बदनाम करेंगे इंटरनेशनली और सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, तो आपका ख्याल है रियासत चूड़ियां पहन के बैठी है? नहीं, तो तमाशा देखती रहेगी कि पाकिस्तान को आप एक पाकिस्तान का इसका सारा मजाक उड़ाएं पूरे दुनिया में? ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर ये था कि फिर भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देना तो हल नहीं है। जो आप रेगुलेट करना हल है, रेगुलेट करना, जो बात आपने की कानून मौजूद है, रेगुलेट बिल्कुल करना है और ये जो जी बिल्कुल रेगुलेट करना है। फेक न्यूज जो है उसको खत्म करना है। छोटा सा सवाल है, इतना लेकिन अगर है कि सच और झूठ जो है वो आपस में इतना गुडमुड हो गया है, समझ नहीं आती। अग्रीड, लेकिन अगर एक्स को बंद कर देंगे तो जो वजीर आजम साहब खुद एक्स पे ट्वीट करते हैं वो कैसे पढ़ेंगे फिर हम लोग? नहीं देखिए, ये नुकसान है ना, नुकसान हमारा भी है। लेकिन आप ये देखें कि जब तक ये कंट्रोल में नहीं आती, रेगुलेट नहीं होती एक चीज, आप कैसे इसको छोड़ सकते हैं? मतलब मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं एक्स को होना चाहिए। तो वो एक्स तो ऑलरेडी बंद है ना शुएब, तो वो तो वीपीएन का इस्तेमाल करके ऑब्वियसली उस तरह से वो ट्वीट्स कर रही है हुकूमत भी। आपको मैं बताती हूँ कि हमारे 2-4 वुज़रा थे, मैं उनके साथ बातचीत कर रही थी, तो ओवरसीज के कुछ लोग थे, कह रहे थे हमें पता नहीं चलता कि आपकी हुकूमत कर क्या रही है, क्योंकि तो वुज़रा ने यही कहा कि चूंकि अब ट्विटर बंद है तो हमारी बात बाहर तक इसलिए पहुंचती नहीं है। अब वो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें सब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देख लिया, क्रिकेट मैच में जहाज से उन्होंने वो उड़ाए और वहां पे ठीक है, उसमें साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद। पेरिस ओलंपिक्स का मेला जो है वो सजने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के 7 एथलीट्स जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। अच्छा, उनमें स्प्रिंटर जो फाइका रियाज हैं वो भी शामिल हैं, जो 200 मीटर 100 मीटर है 100 मीटर दौड़ जो है उसमें जो है दौड़ेंगी और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। और इस दफ़ा अगर देखा जाए तो उनको वाइल्ड लाइफ कार्ड के जरिए जो है वो इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये। और आई थिंक हर दफ़ा ख़वातीन जो जा रही हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू जा रही हैं, इस बार फर्स्ट टाइम उनका चुनाव हुआ है इसमें। और इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि हमने सोचा कि उनसे पूछें कि कितनी ट्रेनिंग उन्होंने की है। तो फाइका, अस्सलाम वालेकुम, सो गुड टू हैव यू टुडे। थोड़ा बताएं कि इस इवेंट के लिए कितनी तैयारी है? 24 को गालिबन आप जा रही हैं, 24 अगस्त को? जी 24 जुलाई को जा रही हैं। 26 को ओपनिंग है। राइट, सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, बताइएगा कितनी प्रिपेयर्ड हैं, और जब पता लगा कि मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ, तो अज़्म क्या था कि मैं ओलंपिक तो खुशी थी कि फाइनली मेरे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो फिर मैंने मेहनत भी उस तरह से करना शुरू कर दी कि एक मेगा इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, एटलीस्ट आई विल डू माय बेस्ट इंशाल्लाह। तो फिर ये टारगेट रख कर फिर मैंने ट्रेनिंग जो है वो मतलब मेहनत जो है जो करना शुरू कर दी, उससे ज़्यादा करना शुरू कर दी कि इंशाल्लाह मैंने अच्छा परफॉर्म करके आना है। तो अभी क्या रूटीन है आपकी ट्रेनिंग की? हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करती हूँ और मतलब डेली जो है 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग होती है हमारी। और एक्साइटमेंट कितनी है ओलंपिक्स की? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ जाकर बड़े एथलीट्स से, इतने प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ बैठूंगी मैं और उनके साथ खेलूंगी मैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ज़ाहिर एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप ज़रा थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये इसकी क्या सारी होती है, कि ये किस तरह से मिलती है? लाइक के एथलेटिक्स में से किसी ने वुमेन में से क्वालिफाई नहीं किया था फॉर ओलंपिक्स पेरिस के लिए, तो वुमेन में अरशद नदीम जो हैं जेवलिन के, उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन वुमेन में किसी ने नहीं किया था। तो फिर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है हर कंट्री के को जो क्वालिफाई नहीं करते, तो अपनी जो टॉप एथलीट होती है फिर उनको वो मतलब भेजते हैं। तो बाहर से इन्विटेशन आया था, तो फिर उसके बाद मेरी नॉमिनेशन कंफर्म हो गई, तो ये होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। फाइका,
क्या सेट किया है गोल जब ओलंपिक्स से मुतालिक माइंड में आता है कि अच्छा प्रिपरेशन भी चल रही है, ट्रेनिंग हो रही है, कोच भी प्रिपरेशन करा रहे हैं और अब अपने जाना है? गोल अभी मैंने सेट नहीं किया। अच्छा। जाने से अभी हमारा प्री कंपटीशन जोन चल रहा है। जब कंपटीशन जोन जाएगा उसमें मैं एक रेस लगा जिस पे मैं अपना गोल सेट करूँगी कि लाइक मैं अपना क्या गोल सेट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई बॉडी कंडीशन, ट्रेनिंग, सब कुछ। वैसे व्हाट्स योर बेस्ट इन दिस 100 मीटर स्प्रिंट सो फार? 11.70 मेरा बेस्ट टाइम है। अब वैसे आपने ज़रा फॉर श्योर देखा होगा बाकी मुल्कों के स्प्रिंटर्स से मुतालिक कि उनके क्या बेस्ट हैं जो कि आ रहे हैं इस पैरिस ओलंपिक्स में? जी मैंने देखा तो है। अभी रिसेंटली यूएसए के ट्रायल्स हुए हैं, उसमें मतलब 10 पॉइंट समथिंग, यानी पूरा सेकंड अगर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा फिर मैं उनको compete कर सकती हूँ। तो एक सेकंड ब्रेक करने के लिए तो बहुत मतलब साल से ज़्यादा मेहनत भी चाहिए होती है। तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हैं। और ट्रेनिंग की जब बात आती है तो ट्रेनर भी आपको अलॉट किया गया या इससे पहले भी ट्रेनिंग ले रही थी या खुद से बस प्रैक्टिस करी थी? पहले मेरे कोच हैं वापडा के ही हैं, गेपको के सर फयाज, उनसे ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन रिसेंटली अभी जो कैंप लगा है उसमें मिस सिमी हैं, सिमी रिजवी, वो मेरे साथ उन्होंने अटैच किया, वो अब मेरी कोच हैं, मतलब वो मुझे ट्रेन करा रही हैं। ग्रेट फाइका, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी लेकिन आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और ये बड़ा अच्छा होता है ऐसे बड़े इवेंट्स में जाना, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वहाँ पे और मुल्कों से एथलीट्स आएंगे और ये बड़ा अच्छा चांस होता है उनसे इंटरेक्शन का भी और ज़रा उनकी स्ट्रेंथ्स का आपको मालूम हो रहा होता है, अपनी वीकनेस का भी अंदाज़ा होता है कि उस पर आप और आगे चलकर काम कर पाते हैं। फाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बॉडी शेमिंग, इससे मुतालिक क्यों तो हमने कई दफ़ा बात भी की। तो नॉर्मली जब हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं अवामी मकामात पर, दफ्तर में, आपके दोस्तों यारों में हो रहा होता है, सोशल मीडिया पे हो रहा होता है, आपके अगर स्कूल कॉलेज की बात करें वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसको हम देखते हैं। लेकिन आज जब हम बॉडी शेमिंग की बात करें तो हम बात करेंगे स्पाउस की तरफ से, लाइफ पार्टनर की तरफ से, आपके जीवन साथी की तरफ से, वो चाहे फिर शौहर बीवी के लिए कर रहा हो या बीवी शौहर के लिए कर रही हो। अच्छा, मैंने जब इस टॉपिक पे पढ़ा तो सभी मुझे ज़्यादा ये लगा कि ख़वातीन ज़्यादा इससे गुजर रही हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो बच्चे की पैदाइश के बाद जब जिस्मानी साख्त में तब्दीली आती है तो फिर शौहर की तरफ से उन्हें कुछ ऐसे जुमले कहे जाते हैं। लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, तो जिस तरह आपने भी कहा कि नहीं ये किसी तरफ से भी हो सकता है, तो आज हमारा ये मौजू भी है। आप में कॉल भी कीजिए कि क्या वाकई आप इस चीज़ से गुजरें, जो कि हमने ये भी देखा है कि अगर खातून के साथ ये हो रहा है स्पेशली, तो वो नहीं बात कर रही होती, बात कर नहीं पाती, अपने शौहर को ये नहीं बावर कराती कि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ और मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, साइकोलॉजिकली बहुत हिट हो रही हूँ, प्लीज डोंट डू दैट। और अगर बता भी दें तो हमने माइंडसेट देखा है कि बात सुनी नहीं जा रही होती उस तरह से, क्योंकि आपके माइंड में जो एक होता है ना, हमने एक खूबसूरती के स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ये हमारा बड़ा मसला है सोसाइटी के लिहाज से। अब वो स्टैंडर्ड पे आपका पार्टनर ना उतरे तो वो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। बट उसके साथ साथ जिस तरह आपने बात की कि बच्चे की पैदाइश के बाद किस तरह से चेंजेस आती हैं आपकी फिजिकल, तो उसको एक्सेप्ट करना, इस बारे में बात करना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इस मसले से गुजरे हैं या गुजरी हैं तो आज अब हमें कॉल ज़रूर करें, आपने उसको कैसे केटर किया और क्या आपके पास आपका ओपिनियन क्या, आपके पास क्या सजेशंस हैं, तो आज इस बारे में भी हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात उज़्मा मसरूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम, ठीक ठाक। उज़्मा साहिबा, अब जाहिर है शुएब ने भी बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि जाहिर है बच्चे की पैदाइश, उसके बाद हम ज़्यादा ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि मर्दों की तरफ से होता है कि जो उनका पार्टनर है, उनकी बीवी है, वो वैसी नहीं रही जैसी वो शादी से पहले थी या शादी के शुरू में थी, बच्चे की पैदाइश से पहले। वो वैसा होना जाहिर है पॉसिबल नहीं होता, या कुछ लोग होते भी होंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं खातून? बिल्कुल, आपने बात ही यहाँ से शुरू की। एक तो मैं कहूँगी कि जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, ये वैसे ही ट्रस्ट पे बिल्डअप होता है। आप देखें कि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं कि आप लाइफ को कैसे लेके चल रहे हैं, आप बाकी ज़िंदगी के मामलात को कैसे देख रहे हैं। फिर आप ये देखें कि सारे मैटर्स ऐसे हैं जो कंबाइंड होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो घर के मसले हों या जो भी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान ख़ुद थोड़ा सा पर्टिकुलर होता है अपनी बॉडी के लिहाज से या फिटनेस के लिहाज से। जैसे मैं सुनने में मेरे आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिम को प्रेफर करते हैं, अपनी रूटीन में उसका हिस्सा बनाया हुआ होता है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग वैसे इस तरह के का कोई उनके दिमाग में फ्रीकनेस होती है कि वो ये करना चाह रहे होते हैं कि बस इस तरह। तो अब आ जाते हैं बात लाइफ पार्टनर के ऊपर। देखें,
जो हमारा एक इंटरेक्शन है एज लाइफ पार्टनर्स, उस इंटरेक्शन में इस तरह की नेगेटिविटी की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब आप लाइफ शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे चूँकि आपका म्यूचुअल कंसेंसस होता है, किसी हद तक कंस्ट्रक्टिव वे में किसी को आप अच्छी एडवाइस देना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप अपने, अब इसमें सिर्फ बॉडी शेमिंग नहीं है, इसमें तो खैर अगर निकलें इससे तो बहुत कुछ है कि आप दूसरे को ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे डिसीजन अच्छे नहीं होते, या तुम्हारे काम करने का तरीका ठीक नहीं है, या तुम ये नहीं ठीक मैनेज कर रहे हैं। अभी अगर हम सिर्फ देखें तो कोई भी मर्द ऐसा होगा तो वो इस चीज़ के ऊपर ख़ासतौर पर बॉडी शेमिंग पे बहुत रेयर है कि ऐसा कोई इंसान आएगा, और ऐसी चीज़ें जो हैं वो खुद अपने ही पर्सनालिटी के लूप होल्स को इंडिकेट अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शुरू में कि अगर कोई आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है तो उसको आपको उस तरह से लेना भी चाहिए। अब हम ये बड़ा मसला, बुरा लग जाए शायद कुछ लोगों को कोई बात, बट टू वेरी ऑनेस्ट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा आप गंदे मंदे रह रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। मैं सच कह रही हूँ, 2-2 3-3 दिन आप नहा नहीं रहे या नहा नहीं रही, और उसके बाद आप साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन रहे, आप अपने बाल नहीं बना रहे। देखिए, खूबसूरती आपकी पर्सनालिटी है, आप कितना साफ सुथरा रहते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए, अब खवातीन को खुद ही पता होता है कि हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, सफाई पसंद है या चीज़ें ऑर्गेनाइज पसंद है, या किस तरह से लेके चलना चाहिए। और वाकई में मतलब ये तो इस्लाम में भी है कि दीन में सफाई निस्फ़ ईमान है। आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अप टू डेट रखें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप जॉब करते हैं, लोगों ने ये बातें फैलाई हुई हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो जी सुबह चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करके जाते हैं अपने आप को। मैं कहती हूँ कि घर में भी ये सब कुछ इसी तरह चलता है कि अगर आप अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं तो साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी। बाकी ये कि जो फीडबैक की बात है कि ये कंस्ट्रक्टिव होता है कि नहीं, आपका अगर लाइफ पार्टनर कंसर्न है आपके साथ तो वो ज़ाहिर सी बात है कि आपको मतलब आप तरीका मुख्तलिफ हो सकता है कि अगर आप टॉन्ट कर रहे हैं, अगर आप तंज कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है, लेकिन अदरवाइज़ आप ज़रूर बावर करवाते हैं, रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई आपको अपना ख्याल रखना चाहिए या कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। फिर आप देखें कई मतलब सोशल सर्कल्स में आपको मूव भी करना पड़ता है, आपको अपने लाइफ पार्टनर को साथ भी लेके जाना पड़ता है। तो ये है कि इस तरह तो नहीं कि आप बहुत पर्टिकुलर हो जाएं और आप अपना जो रेगुलर स्टैंडर्ड है उससे कुछ 2-4 स्टेप आगे जाके कुछ डिमांड करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप लाइफ पार्टनर को चूज़ भी कर रहे होते हैं तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर आप इतने खुद समझते हैं कि इतने पर्टिकुलर हैं तो फिर आप सिलेक्शन में भी एक ऐसे इंडिविजुअल को ही सेलेक्ट करें जो खुद भी पर्टिकुलर हो। अच्छा, इससे पहले आपने एक बात की कि अगर आप स्पाउस अगर कह रहा है कि अच्छा फिटनेस या ऐसी बात, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई फ्लॉ होता है, ये बात मैं जरा समझना जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर आप खुद किसी ना किसी तरह से एहसास कमतरी का शिकार हैं, मतलब मैं तो इसको इस तरह से देखती हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये देखा कि अगर आप अंदर से एक अच्छे इंसान होते हैं तो आप जनरली लोगों को टॉन्ट नहीं करते या नेगेटिव वे से दूसरों को, देखें कहते यही है कि जो इंसान के अंदर खुद नहीं होता वही दूसरों में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर आपके अपनी तबीयत में फॉर एग्जाम्पल बेचैनी है या घबराहट है तो आप यही फोर्स ही करते हैं कि दूसरा भी इसी चीज़ पे परेशान हो रहा होगा। तो जनरली ये होता है कि अगर आपकी कमी बेशी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको आप लेट्स सपोज ओवरकम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट रख रहे हैं या ओवर कंसर्न्ड हो रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, और आप यही दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा एक तरीका किसी को कम्युनिकेट करने का ये भी बता रहा होता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, हाउ टू कम्युनिकेट, बेटर कम्युनिकेशन क्या है शौहर की बीवी को या बीवी की शौहर को अगर इशू है, यानी जो हम हेल्थ की बात करें, जो कि ज़रा मैं इस पे हेल्थ का वर्ड यूज़ करूँगा कि वो पतला मोटा गोरा काला उसको बिल्कुल हट के हेल्थ पर्सपेक्टिव से कि वन शुड बी हेल्दी, जो कि ज़रा उसने ज़िंदगी भर का साथ भी है, बच्चों को लेकर चलना है, अपनी फैमिली की सपोर्ट करनी है, शौहर ने भी और औरत बीवी ने भी। हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अगर किसी एक तरफ से कोई इशू आपको नजर आता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जी, मेरा जवाब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं कहती हूँ कि वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे अब बजाय इसके आप कहें कि तुम मोटी हो गई हो या तुम मोटे हो गए, आप ये कहें लेट्स गो फॉर अ वॉक। हाँ, फॉर अ वॉक, या ये चीज़ नहीं खाते, ये तो अच्छी नहीं होती हमारे लिए। मतलब देखें, इनडायरेक्ट वे ऑफ, और ऑल्दो कि डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मना है टोटली, लेकिन बहुत कम उसका इस्तेमाल करें कि देखें आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें करें। आप देखें हमारे पेरेंट्स या हमारा कोई कंसर्न बंदा एक चीज़ को बार बार कहता है तो हम उससे भी तंग पड़ जाते हैं। हम कहते हैं भाई ठीक है ना, हम कर लेंगे खुद कुछ। तो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीट करने से भी अगला तंग पड़ जाता है। फिर देखें ओवरऑल केयरिंग एटीट्यूड ये ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स ला के दें, आप कहीं चलें, आप इस वक्त ये स्किप करते हैं, आप लेने गए हैं ब्रेड लेने गए हैं, आप दूसरी ब्रेड ले आएँ कि भाई हमारे लिए ये ठीक है। देखें वो जो एक होता है ना
मिलजुल के करने वाला वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसी तरह एक कपल को जानती हूँ, वो खातून ने वेट रिड्यूस करना था तो उनके हस्बैंड ने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया और वो खुद भी उस टाइम पे खाना खाते थे, क्योंकि तुमने खाना है तो मैंने तुम्हारे साथ खाना है। तो ये होता है कि शायद केयरिंग एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। वैसे बहुत प्यारी एग्जांपल आपने दी है कि देखें, बजाय ऐसे कि आप उनकी रूटीन चेंज कराते, आपने अपनी रूटीन मैनेज की। आपने मैनेज की, क्योंकि दिस इज केयरिंग। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जो नॉन वर्बल है, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप क्रिटिसाइज, क्योंकि जब आप बार बार कहेंगे तो अगला फिर लेना छोड़ देगा उसको सीरियसली। अच्छा, इस पे एक और पर्सपेक्टिव भी हम जरूर चाहेंगे आप नाज़रीन से शेयर करें कि जब कंटिन्यूसली एक पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहा है बाय योर वर्ड्स एंड बाय योर एक्शंस, बन जाता है वो, बन जाता है। अब उससे आपके जो पर्सनल रिलेशन है वो कितना मुतासर होता है, वो जो जिसके साथ ये हो रहा है, वो चाहे फिर मर्द है या औरत है, वो किस फेज से गुजरते हैं। आई एम श्योर कि ख़वातीन ज़्यादा टफ फेज से गुजरती होंगी एज कम्पेयर टू मैन। वो गिव अप की फेज में चली जाती हैं, कहती हैं ठीक है बस नहीं करते, अब हम ऐसे ही ठीक हैं। अब देखें एक जिद आ जाती है अपने अंदर कि स्पेशली मतलब आपका लाइफ पार्टनर ही केयरिंग नहीं हो रहा बल्कि क्रिटिसाइज कर रहा है, तो फिर आपको ये समझ नहीं आती कि आपने दुनिया में किधर जाके रोना पीटना है। ज़ाहिर है जब आपके अपने घर से एक प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आप किसको जाके बताएंगे या कौन अंडरस्टैंड करेगा आपके प्रॉब्लम को अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो नहीं समझता इन चीज़ों को। तो वो एक जो एटीट्यूड ख़वातीन में आता है वो ये आता है, जो देखने में मिला कि वो बिल्कुल ही गिव अप कर देती हैं। फिर जो अगर उन्होंने कुछ करना है तो वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है। फिर देखिए अब आप कह रहे हैं कि वेट रिड्यूस करें और कम खाएं, और अब मैंने किया भी है, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मगर स्टिल मुझे इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ भाई मैं क्यों करूँ, फिर मैं खाऊं पीऊँ क्यों नहीं, मैं कोशिश। ये वाला जो एटीट्यूड है कि बस ठीक है मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी हूँ, ये सिर्फ खवातीन में आपने देखा या मर्दों में भी देखा? नहीं, मर्दों में भी देख रहे हो, यही होता है ना कि ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ, बस आपको मेरे साथ गुजारा करना है जैसे भी। अब ये एटीट्यूड भी मतलब आपको क्या ठीक लगता है, मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से? हाँ, मतलब अच्छा नहीं है ये एटीट्यूड। अगर ऐसा लगता भी है आपको कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक साइड पे तो हम ये भी कहते हैं ना कि आप जैसे भी हैं जो भी हैं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर ज़्यादा एतमाद होना चाहिए कि आप जैसे भी हैं ठीक हैं और बेस्ट हैं अपनी फुल क्वालिटीज़ के साथ। तो उस कॉन्फिडेंस पे भी रहना चाहिए। लेकिन जो एक कंस्ट्रक्टिव आपको अगर फीडबैक मिल रहा है तो उसके ऊपर हटदर्मी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए रिलेशनशिप को। और मर्दों में जनरली अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो ज्यादा पाया जाता है कि वो ये समझते हैं कि वो जैसे हैं वो ठीक है। ज्यादातर ये पाई जाती है, सेल्फ केयर की तरफ नहीं जा रहे होते, कहना नहीं चाह रही। एक मैंने इसलिए कह दिया, कॉलर हैं मुनव्वर हैं गालिबन हमारे साथ भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ना शादी हुई अभी 5 मंथ हुए हैं। ठीक है। तो मेरी मिसेस का वेट था 62 kg। ओके। तो 5 मंथ में 3 से 4 kg बढ़ गया है वजन। मतलब कुछ दावतें थी, कुछ खानों का इस्तेमाल ज्यादा था, तो 4-5 kg बढ़ गया। तो उसके हवाले से मैं टिप्स लेना चाह रहा था कि उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, वो बॉडी शेप मतलब के पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अच्छा, वैसे इस वेट को लेकर आपने कोई बात तो नहीं की उनको कि वजन बढ़ गया तुम्हारा, तुम वैसी नहीं रही, क्या हो गया नहीं, वो खुद नहीं, मैंने बात नहीं की। मिसेज ने खुद भी वो एहसास किया है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे जो है ना वो सही। तो चले मसला तो आपको खुद ही पता, आपने खुद ही मसला आइडेंटिफाई कर दिया कि दावतें थी, खाना पीना ज्यादा हुआ और जाहिर सी बात है रूटीन फॉलो नहीं हुई, रूटीन से हट के सारी चीजें खाई पी है। तो ऑब्वियसली उसके हाथ से आप डाइट कंट्रोल करके एक आप आजकल तो ऑनलाइन इतने अच्छे डाइट प्लान्स मौजूद हैं, आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाएं और उसके बाद हेल्दी रूटीन पे आप जाएं तो वेट लूज हो जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो वेट लॉस नहीं है, हमारा आज का जो टॉपिक है पार्टनर्स की बॉडी शेपिंग से रिलेटेड है। तो जाहिर है उससे रिलेटेड आप हमें कॉल जरूर करें कि आप अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आज हम उस हवाले से मिल बैठकर डिस्कशन कर सकें और ज्यादातर हम सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। एक छोटा सा सवाल इस पे भी कर लूंगा। ज़ाहिर वो खातून का वजन बढ़ रहा है, फिक्रमंद शौहर हैं, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आई बात कि वो कह रहे हैं वो खुद भी फिक्रमंद है। हाँ, तो वो कॉल शौहर ने बहरहाल की है, वो की है। तो अब हम अगर इसी केस को थोड़ा सा हवाला बना ले तो हम कहते हैं कि देखें फिर इस सूरत में उनको हेल्प आउट करना चाहिए कि ठीक है भाई बहुत दिन हो गए इस तरह के खाने खा रहे हैं। ऐसी कौन सी दावत है जिसमें शौहर का वजन नहीं बढ़ा और सिर्फ खातून का वजन बढ़ा है? उनको चेक करना चाहिए, उनका भी बड़ा होगा। अच्छा, ये देखिए, ये अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरह से है कि यही होता है कि अगर मर्द का वजन बढ़ भी जाए तो हम कहते हैं अच्छा 2-3 किलो गेन कर लिया है, क्या है, कोई बात नहीं, वापस फिट हो जाएगा, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है।
अब एक रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो खवातीन के लिए स्टैंडर्ड्स ज़्यादा सेट किए जाते हैं, वो बड़े डिफरेंट होते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक वेट में रहना है, उनके लिए बन सवर के रहना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है पर मर्दों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अपने लिए नहीं, ये एक ऐसा रवैया है जिसको देखना चाहिए और जिसमें खवातीन को ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है तो इन रिटर्न वो भी एक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करें इस चीज़ को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो फिर आपने भी कम्युनिकेट करना है। एक तो ये कि अगर आपने किसी को बात कहनी है वजन से मुतालिक किसी और चीज़ से मुतालिक तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह आपने कहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्यार से केयर से वॉक की बात करें। लेकिन अगर आप उससे गुजर रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, तो फिर आपने भी खामोश नहीं रहना, आपने कम्युनिकेट करना है, उसे रोकना है, समझाना है। या तो अपना डिस्प्लेजर शो करें कि इन चीज़ों की वजह से एक अच्छी सिचुएशन नहीं रहती, बिल्कुल। और या फिर ये करें कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम इसको 2 वे ले लेते हैं, आप खुद भी देखें अपना और खुद भी अपने आप को मैनेज करें, हम दोनों सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया उर्वा साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। शोएब, आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप इसके बाद जो है वो फ़ौरन बाद जो है वो एक बड़ी सर्जरी की बात की गई थी कि एक बड़ी सर्जरी होने वाली है, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी साहब ने कहा था कि सर्जरी क्यों, कोई बीमार है क्या? क्यों, कोई बीमार है क्या? अच्छा, सर्जरी का जो अमल है वो बताने वाले से वो शुरू हो चुका है अब, ठीक है। अच्छा, पहले मरहला अभी उसका हुआ है, जाहिर है अभी उसके मेजर रिजल्ट्स आने भी बाकी है। उसमें वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। और कौन कौन बचा? जो बचा है जी, मोहम्मद यूसुफ बच गए हैं, असद शफीक बच गए हैं और बिलाल अफजल वो अपनी जगह बचाने में वो अभी तक कामयाब हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड व्हाट अबाउट द कोचेस? जो गैरी क्रिस्टन हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, जेसन हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, अजहर महमूद, उनको भी मजीद चांस देने का उनको फैसला कर दिया गया है। और अच्छा, एक चांस देने के बाद दूसरा ये कि अपने ओहदों पर वो बरकरार हैं और उनको खुली छूट दी गई है फैसले करने में, किसी भी किस्म के प्रेशर के बगैर, कि वो जो फैसला उनको ठीक लगता है वो फैसला वो करेंगे। अच्छा, अब टीम की बात की जाए तो टीम में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दिख ही रहा है, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी वो ख़तरे में है। हालांकि 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि उनकी जिम वाली फुटेज बहुत वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया। बेग साहब, जो सर्जरी की बात हुई तो आपको क्या लग रहा है कि फिर बस 2 ही कुर्बानी के बकरे सामने आए, बाकी सब बच गए? आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया शोएब, कुर्बानी के बकरे, लेकिन इन लोगों ने तो कुर्बान किया है। वहाब रियाजी ने तो पाकिस्तान क्रिकेट की नेक नामी को जो है वो गुमनामी के अंधेरों में गुम कर दिया। आप खुद सोचे ना, ये वही आदमी थे जो डैलस में कव्वाली नाइट अरेंज करा रहे थे, ये वही आदमी थे जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड गाला डिनर अरेंज करा रहे थे। तो वहाब रियाज तो होल सोल बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट के, वो डिनर ही नहीं हो सका। सभी लोग टिकट लेके बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि 6 जून को हार गया अमेरिका से सुपर ओवर में, तो 8 जून का वो डिनर ही कैंसिल हो गया। लेकिन ये लोग जिम्मेदार तो थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है उसका अभी तक इन्होंने कहा कि 2 को 3 को रिटेन किया है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कहा यह गया था कि सिलेक्शन कमेटी छोटी होगी और एक चीफ सिलेक्टर अनाउंस होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ क्योंकि मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जूनियर टीम के साथ भी वाबस्ता है, तो उनका तो होना जरूरी था। असद शफीक एक बाहर से आए थे कि जिनको रखा गया, और बिलाल अफजल को। तो अभी देखें क्या होता है। जी बेग साहब, अब टीम के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन उसमें क्या मेजर तब्दीलियां की? मैं तब्दीली का वर्ड इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, क्या तब्दीली आएगी आपको क्या लगता है? स्विचिंग क्या होगी? देखिए, अभी तो आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में नवंबर में है, व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी तक तो है ही नहीं। और नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहाँ 3 T20 और 3 वनडे खेलेगा। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ पर भी 3 वनडे और 3 T20 है। तो अभी तक तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी पेशरफ्त नहीं है। बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है ना, टेस्ट के कप्तान तो शान मसूद है जिनसे चेयरमैन की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, विद द कंसल्टेशन ऑफ कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि कई खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। खासतौर पे चाचा इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं या दीगर प्लेयर्स की बात करूं, इमाद वसीम वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट, शायद वो दोबारा लीग भी खेलने लग जाए। तो हो सकता है कई खिलाड़ी जो है वो अब सुना है नए खिलाड़ियों को ये मौके फराहम करेंगे। नए खिलाड़ियों से क्या मुराद है?
नए खिलाड़ियों से वो डिजर्विंग खिलाड़ी जो वहाब रियाज की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए, जैसे उसामा मीर लेग स्पिनर जिसने सबसे ज्यादा पीएसएल में आउट किए थे, उसको नहीं खिलाया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, उसको नहीं लेकर गए। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, देयर आर सो मेनी शोएब। इतने क्रिकेटर्स हैं कि जिनके साथ जाती हुई है, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और आप उनको नहीं लेकर गए, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब नए को मौका मिलेगा। और ये बड़ा अच्छा है कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बेग साहब आपको लगता है कि वो खिलाड़ी जो इतने ज़्यादा चार्ज थे, जिनको मौका मिलना चाहिए था, और चूंकि उन्हें सिस्टम ने मौका नहीं दिया, किसी की पसंद नापसंद ने मौका नहीं दिया, उनका मोराल डाउन कर दिया और बहुत इनिशियल फेज में कर दिया आपने उनके कैरियर के? यू आर राइट कि भाई उनका मोराल तो उन्होंने डाउन किया, लेकिन क्रिकेटर वही है ना कि जो डाउन से उठकर और फिर परफॉर्म करे। मेरे ख्याल में इनमें पोटेंशियल है, आप मौके फराहम करें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। असल चीज है कॉन्फिडेंस देने की, ये ना हो कि एक मैच के बाद आप बाहर कर दें। अब मुझे लग रहा है कि आजम खान भी टीम में नहीं होंगे, आजम खान के चांसेस भी बहुत कम है। ये वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को हटाया इसलिए गया है कि ये बहुत ज्यादा मतलब इंसिस्ट कर रहे थे कुछ प्लेयर्स के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयर्स के, लेकिन ये इंसिस्ट कर रहे थे और इनकी इंसिस्टेंस की वजह से वो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में आए थे। और बेग साहब बहुत पहले से तनकीद हो रही थी इन दोनों के ऊपर, स्पेशली वहाब रियाज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद जा रही थी। अब बड़ा दुख होता है, चले रिपीट नहीं करना चाहिए हिस्ट्री को, अब आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड कप भी आपको पता है कि किस नज़र हुआ है, वो सबके सामने है, ग्रुपिंग एंड इसी तरह का फेवरेटिज्म जो चलता रहा है उसकी वजह से। लेकिन चले ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आई, और अब चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे जाती दिखाई दे रही है। स्पेशली यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आई, और क्या कहते हैं हम सभी, वर्ल्ड कप को हमने इस तरह, दैट्स द पॉइंट। लेकिन अभी आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो अब मैं यही कहती हूँ कि चले जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस लिहाज से जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जाहिर है वो भी जारी हो गया। अब उसमें किस तरह का स्क्वाड देख रहे हैं आप? स्पेशली मैं कोचेस से मुतालिक भी आपका कमेंट जरूर लूंगी, जिस तरह उनको भी फ्री हैंड दिया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग खुद से ले सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। देखिए सभी चैंपियंस ट्रॉफी ये कह रहे हैं 19 फरवरी से इन्होंने प्रपोज शेड्यूल जो है वो भेजा है आईसीसी को, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब तक आईसीसी की अप्रूवल नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि ये हतमी शेड्यूल है। आईसीसी अप्रूवल देगी। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से कराची में 19 फरवरी को होगा, फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा, और स्टेडियम की भी रेनोवेशन हो रही है। लेकिन जो आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, सबीन, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान को टोटल 9 वनडे मैचेस खेलने, 3 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, 3 मैच साउथ अफ्रीका के और 3 वेस्ट इंडीज के, और फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। तो ये 9 मैचेस ही पाकिस्तान की तैयारी का हिस्सा होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की है। अब 50 ओवर्स की क्रिकेट में ऐसे मार-धार से भरपूर शाहकार तो नहीं लाएंगे हम लोग। 50 ओवर एक प्रॉपर क्रिकेट होती है, तो उनमें कौन कौन से बैट्समैन होंगे, कौन से बॉलर्स होंगे, फिटनेस भी बड़ा वाइटल करेगी, बॉलर ने तो बहुत सही। तो जाहिर सी बात है कि अभी देखा जाएगा कि इससे पहले जो सीरीज होंगी उनमें कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, उसके बाद ज़रा चैंपियंस स्क्वाड देखा जाएगा कि क्या होगा। बट लेट्स सी, ये जो मेजर डेवलपमेंट्स अभी मैं पता नहीं इसको मेजर कह लेना चाहिए प्रॉबेबली कि चले मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं इनका हम आगे एक अच्छा असर हमें देखने को मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। अच्छा बेग साहब अपनी बात में कमेंट भी कीजिएगा, और साथ से एक सवाल छोटा सा ले भी लीजिएगा। हम सर्जरी पे एक छोटा सा कमेंट और लेना चाह रहे थे कि जो सर्जरी की बात हुई और ये जो 2 लोग फारिग हुए, बस दैट्स डन, इट्स दैट्स इट, या आपको लगता है कि नहीं ये तो फर्स्ट फेज था, अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ और लोगों के लिए भी मुश्किलात आएंगी, प्लेयर्स में भी और अदरवाइज भी? प्लेयर्स का आपने कुछ कहा भी कि कुछ हैं जिनके लिए शायद ये मुश्किल हो जाएगा कि वो कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन शोएब, जब 9 जून को हम 6 रन से हारे इंडिया के अगेंस्ट, तो उसके बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कूल डाउन करने के लिए ये इस्तेलाह निकाली गई कि जी सर्जरी कर रहे हैं ताकि लोग ठंडे हो के, लेकिन 9 जून से आप आज देखें 10 जुलाई हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी नहीं, ये तो माइनर सर्जरी है, और अभी तो होना है कुछ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है कुछ और हेड्स जो है वो रोल किए जाएंगे, और जिस तरह से नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, उनको उस वक्त जब वो आए थे 6 फरवरी को चेयरमैन का ओहदा संभाला था, उन्हें इतना पता नहीं था। दूसरे वो उनकी मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि अभी जब परसों उन्होंने बुलाया था टेस्ट क्रिकेटर्स को, तो वो सारे इंतजार कर रहे थे लाहौर में, और चेयरमैन साहब इस्लामाबाद से ऑल द वे लाहौर आए और 5 स्टार होटल में एक इजलास हुआ। तो अब उन्होंने चीजें समझना शुरू की है। 6 फरवरी के बाद से लेकर अब तक आप देखें कितने दिन हो गए, और जो उन्हें मशवरा देने वाले थे वहाब रियाज, उन्होंने तो ऐसा मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ले गया। तो अब मेरे ख्याल में
चीजें उन्होंने सीखी हैं। टेस्ट क्रिकेटर, ये तो फॉर्मेलिटी थी कि टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला लिया, सबकी राय ली। आपको पता है पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट क्रिकेटर्स जो है जब टीम से बाहर होते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, और जब आ जाते हैं और वाह वाह के बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो ऐसे ही है। लेकिन अब ये कि नकवी साहब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा। इन्होंने 5.5 अरब रुपए रखे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, 5.5 अरब, तो अंदाजा लगाए तो उससे क्या बेहतरी आएगी ये भी देखना होगा। सही, तो मतलब आपको ये बात लग रही है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी थी, मशवरा लेना और ये सब कुछ, लेकिन कूल डाउन करना शायकीन को कि ठीक है हम कर रहे हैं, नजर आ रहा है, हम जो है मेजर सर्जरी जिसको आप माइनर कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली उनकी नजर में वो मेजर सर्जरी है। लेकिन साहब अगर क्रिकेट के साथ हम यही करते रहे तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और आप बैठ के खानों की बातें करेंगे, मौसम की बात करेंगे, कुछ और ही बात करेंगे। हाँ, मे बी फूड स्ट्रीट की बात करेंगे हम फिर बैठ के। जाहिर सी बात है, तनकीद में कितनी तनकीद कर लेंगे, मतलब तनकीद का मकसद एक ये होता है हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि उस पर चीज़ों में बेहतरी आ सके, हम उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर सकें। बट अगर उससे कोई फ़ायदा नजर नहीं आता तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान वो क्यों अपनी एनर्जी लगाएगा। अच्छा, वैसे बेग साहब को अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है, ये प्लेयर्स को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो करनी चाहिए, वो उसका रवैया नजर आ जाता है। आपको लग रहा है कि वाकई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो रही है उनके रवैयों में? दिखा आपको, स्पेशली कप्तान की मैं बात करूं और फॉर श्योर दीगर प्लेयर्स की भी? उन्हें तो सबक सीखना चाहिए केन विलियमसन से शुएब, कि जिसने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले की, कि न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में नहीं आई, उसने कप्तानी भी छोड़ी, उसने कहा मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना दे। पाकिस्तान में ये एक रिवायत है, एक रिवाज है कि जब तक आप बाहर ना निकाले किसी को धक्का देकर, वो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आ जाए पाकिस्तान में तो हम कहाँ से कहाँ चले जाए। एग्जैक्टली, कुर्सी का बड़ा मसला है, कुर्सी संभालनी किसको चाहिए, और खुद पता होता है इंसान को कि आप वो कुर्सी संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते। ज़ाहिर है इस अगर सोच को बदला जा सके तो जाहिर सी बात है हमारा हर सेक्टर जो है वो बहुत तरक्की करेगा। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NEOC नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने भी कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में, ठट्ठा भी है, थरपारकर भी है, जिससे मुतालिक कहा है कि लोकल अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अभी जो वार्निंग जारी की गई है इससे मुतालिक भी आज हम बात करेंगे, और मानसून बारिशों की जब हम बात करें, नदी नाला में तोगयाने का जो खदशा है उसकी बात करें, कितने प्रिपेयर्ड हैं हम, और इस पर बात करेंगे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सादिया साहबा बहुत शुक्रिया। सादिया साहबा, कल जो एक वार्निंग जारी की गई है NDMA और NEOC की तरफ से, थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे कि उसके बाद क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, और जिन शहरों का जिक्र किया जा रहा है उनसे मुतालिक क्या प्रिपरेशन है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया हम मॉर्निंग में। मैं आपको ये बताऊं कि कल जब वार्निंग आई है उससे पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने मॉनसून इमरजेंसी मीटिंग की है तमाम सिंध के तमाम शहरों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछली बार सिंध जो था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा डिज़ास्टर इसी सूबे में हुआ था, और सबने देखा था 2022 में बहुत बड़ी बारिशों की वजह से तबाही हुई थी, अर्बन फ्लडिंग्स हुई थी, सारा कुछ हुआ था। तो इस वजह से सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और काम पहले से जारी था, लेकिन अब क्योंकि कल एक वार्निंग आ गई है तो उसके बाद काम में तेज़ी कर दी गई है। जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसके लिए भी सिंध डिपार्टमेंट जो है रिलीफ के वो प्रिपेयर्ड हैं, मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मजीद बेहतरी की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है मजीद बेहतरी हमारी कैपेसिटी को देखते हुए क्या हो सकती है, जिनके ऊपर अभी आप काम करें कि इस चीज़ को मजीद बेहतर किया जा सके? नदी नालों की सफाई है, वो मशीनरी है, वो क्या है? अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कराची और हैदराबाद, तो जो कराची है मैंने बिल्कुल KMC के अंडर कराची के नालों की सफाई का काम किया जाता है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि 41 करोड़ रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट KMC को देती है नालों की सफाई के लिए, और उसका वो पैसे कंपनीज को रिलीज KMC को जब
दिए जाते हैं जब वो काम मुकम्मल कर लेते हैं और उसका ऑडिट नेस्पाक कर लेता है। उसके बाद, इससे पहले ये मैकेनिज्म नहीं था, पहले डायरेक्ट केएमसी को पैसे दे दिए जाते थे जो लाखों करोड़ों में होते थे और काम नहीं होता था। कराची में 45 नाले हैं बड़े और 500 नाले हैं छोटे, जिनकी सफाई और मैनेजमेंट का काम केएमसी ही करता है और वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो मैं कराची के और हैदराबाद के हवाले से तो ये बिल्कुल फॉर श्योर बात करूंगी कि जो बहुत शोर मचता है, बरसाती मेंढक निकल आते हैं बगैर सोचे समझे देखे, लेकिन केएमसी कराची में भी और हैदराबाद म्युनिसिपल भी जो है उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि इन दो शहरों में आपने बताया है कि आपने बताया भी, मैंने पढ़ा भी है कि अर्बन फ्लडिंग के लिए रिपोर्ट किया गया। साजिद साहब, चूंकि आपने खुद कह दिया कि 45 बड़े नाले और 500 छोटे नाले और केएमसी ने काम भी मुकम्मल कर लिया है, तो ज़रा खुशाइंद है। कल फिर क्यों बारिश का पानी इकट्ठा हुआ कराची की सड़कों पर? कितनी बारिश हुई? और अगर कल की बारिश से ये हाल है तो आइंदा अगर ज़्यादा बारिश होती है और नाले भी साफ़ हैं तो फिर क्या नज़र आएगा हमें? अच्छा जी, देखिए जो कल बारिश हुई, एक तो पहली बात ये कि कल इतनी हैवी रेन नहीं थी। अगर मैं जिस हिस्से में मैं कराची के हूँ, बाकी मैं नहीं, लेकिन इट रेन्ड यस्टरडे, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन देखिए, बारिश जब हो रही होती है उस वक्त तो पानी नहीं निकल जाता, इट टेक 2 to 3 hours, और वो पानी निकल गया था। पहले ये शहर, मैं इस शहर में रहती हूँ, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, पहले ये शहर 3-3, 4-4 दिन के लिए बंद हो जाता था, चाहे थोड़ी सी बरसात हो और या बहुत बरसात हो, और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बारिश हुई है और उसके बाद मैंने खुद वो वीडियोस देखी, आपके टेलीविजन से वो वीडियोस चलाई हैं कि मेयर कराची ने रात को विजिट किया है कराची के डिफरेंट एरियाज का, चोकिंग पॉइंट्स का, वो क्लियर थे और पानी शहर से निकल चुका था। अच्छा, वैसे कल कितनी बारिश हुई थी कराची में? कल मेरा ख्याल से सुरजानी टाउन वाज रिपोर्टेड 45 मिलीमीटर बारिश। अच्छा, अब ऐसे में जो भी बात की जाती है कि कराची में 30-35 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए तो फिर तो निज़ाम ऐसा है कि मैनेज हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा की बारिश हो जाए तो फिर निज़ाम ऐसा है कि मैनेज नहीं होता। इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं या हम कर नहीं सकते कुछ? नालों की सफाई के अलावा भी हम कुछ नहीं कर सकते? देखिए, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, शहर पहले 3 से 4 दिन के लिए बंद होता था। खुदा का बड़ा शुक्र है 2022 में 111 मिलीमीटर मेरा ख्याल से बारिश शहर में रिपोर्ट हुई थी और चंद घंटों में शहर खुल गया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली मॉनिटर किया जाता है, और अगर वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं मौजूद है मुख्तलिफ चाइना कटिंग्स की वजह से, तो वो वहाँ पर सेवरेज की लाइनों के थ्रू या पंप्स के थ्रू पानी निकाला जाता है। पंपिंग मशीन्स जो इस वक्त कराची में चोकिंग पॉइंट्स पे अवेलेबल की हैं, उनको केएमसी ने चेक किया है कि वो ऑपरेशनल हैं या नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जी क्या काम किया जा रहा है। आपको याद होगा 2022 में यूसुफ गोड डूब गया था, और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां का विजिट भी किया था और लोगों के साथ कमिट किया था कि हम आपका ये जो मसला है, जो आपका इलाका डूब गया है, ये अगली दफा नहीं होगा और हम आपको ड्रेनेज सिस्टम देंगे। तो केएमसी ने वो ड्रेनेज का काम मुकम्मल किया है और इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, यूसुफ गोट नहीं डूबेगा, कुछ भी नहीं डूबेगा इंशाल्लाह। यही हमारी दुआ है कि जितना काम हो रहा है, और स्पेशली जो आपने खुद एग्जांपल दी यूसुफ गोट की। जी, हमेशा ओल्ड सिटी एरिया खारादर में वजीर मेंशन द बर्थ प्लेस ऑफ कायदे आजम, बिल्कुल वहां पर भी पानी खड़ा हो जाता है। हर दफा वहाँ पानी खड़ा होता था, टेलीविजन भी रिपोर्ट करते थे, लेकिन वहाँ का भी ड्रेनेज का काम मुकम्मल कर दिया गया है और वो एरिया भी That's great to hear कि इंशाल्लाह इस बार कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होगा। आप तीसरा भी बता दें प्लीज।
और तीसरी एक जगह गुलिस्तान जफर, जो कि रेलवे की जमीन थी। रेलवे ने वहां सोसाइटी बना दी और वो डूबता था, लेकिन केएमसी ने वहां का भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया है। जहां जहां पे काम होना था वहां काम हो चुका है। इंशाल्लाह इस दफा जो बारिशें होंगी तो कहीं पर कोई ऐसी सूरत-हाल इंशाल्लाह नहीं होगी। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान सिंध हुकूमत साथ मौजूद थी और जो इस वक्त वहाँ के इंतजामात हैं कराची के, उनसे मुतालिक हमसे आगाह करी थी। और ये बड़ी उन्होंने की कि 45 बड़े नाले और 500 छोटे नाले, लेकिन इन तमाम नालों की सफाई का काम इस बार केएमसी ने मुकम्मल किया। नेस्पाक ने इसका ऑडिट भी किया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर मबनी मॉडल्स के दरमियान मुकाबले हुस्न हुआ है। और जब ये मुकाबले हुस्न का इनेकाद हुआ तो इसे हिजाब पहनने वाली एक वर्चुअल खातून ने जीत लिया है। मराकेश से ताल्लुक़ रखने वाली कंज़ा लाइली, अच्छा इसे हम मराकेश से ताल्लुक़ क्यों कहें? तो बनी वहाँ पे, बट एआई इज एआई। मतलब मैं यहाँ से बैठ के मराकेश, अरे जहाँ से जो डेवलपमेंट होगी, जो चीज़ जो डेवलप करेगा वो वहाँ से बिलोंग करेगी ना। मतलब वो फीचर्स मराकेश से उन्होंने इंस्पायर। आगे खबर बताएं ना पूरी। अच्छा, तो बेसिकली कंज़ा लाइला है और मुकाबला जीतने के बाद दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब इनको मिल चुका है। कंज़ा लाइली, इन्होंने 1,500 से ज़ायद एआई मॉडल्स को शिकस्त दी है और ये मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है। अच्छा, जो आपने कहा कि चूंकि वहाँ से बने तो ज़ाहिर है बनाने वाले जो हैं वो मराकेश माहिरीन है। अच्छा, उनको इनामी रकम भी मिली है $20,000। अब ज़रा एआई मॉडल को तो नहीं मिली, जिसने बनाया है उनको मिली है। तो जो कहते हैं ना कि एआई का दौर एंड एआई, तो ज़रा इट्स द मैन बिहाइंड द एआई। तो जो भी फ़ायदा हो रहा है वो भी बंदे को हो रहा है जिसने बनाया है। अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है विक्ट्री स्पीच भी होती है ना। ओह यस, तो उन्होंने की है। उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की है, मीडिया से उन्होंने बातचीत भी किया और बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि इंसानों की तरह जज्बाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस एजाज़ पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एजाज़ मुझे मिला है। सो बिल्कुल सही है जी। और अब जो है वो इंस्टाग्राम पे भी अगर देखा जाए तो उनके तकरीबन जो है वो 2 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। ओके, बनते हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब वो एआई मॉडल हैं और अब तो जीत भी चुकी हैं कंपटीशन। सो जाहिर है शी इज़ हैप्पी। या लेकिन उन्होंने एक बात की कि बनाने वाले दे आर हैप्पी और हम ये कह सकते हैं शी इज़ हैप्पी को कह रही है। मैं कहा कि मैं इंसानों की तरह जज्बाती नहीं हूँ, तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं कोई इमोशनल कंटेंट नहीं दे सकती, लेकिन जो जीता है वो मस्ट बी इमोशनल। एग्जैक्टली। कोर्स। चल नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। इस खबर से मुताल्लिक और इस शो से मुताल्लिक फीडबैक भी दिया कीजिए, राय भी शेयर किया कीजिए और इसके साथ साथ अगर कोई टैलेंट है जो कि आपको लगता है कि आपके आसपास है या आप में है, हमसे शेयर किया रहे हैं ताकि इस शो को हम और बेहतर कर सकें आपके लिए, क्योंकि शो है आपका। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।